फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का 2015 का सेकंड टाइम का इवनिंग टाइम का जो पेपर है बोर्ड का उसको डिस्कस करेंगे। पहले एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि 20 मिनट में 17 एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व करनी है। बबल शीट पे आपने इसको सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, करेक्ट ऑप्शन को आपने बबल शीट पे जो है वो आपने फिल करना है। अगर आप 2 जो है वो बबल्स को फिल कर लेते हैं एट अ टाइम तो वो रॉन्ग कंसिडर होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। पहली एमसीक्यूज है द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर एक बॉडी जो है वो सर्कल में पार्ट मूव कर रहा हो तो उसको सर्कल में मूव करवाने वाली जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है और फोर्स की डायरेक्शन क्योंकि सेंटर की तरफ होती है सेंट्रीपिटल, तो जिस तरफ फोर्स होती है उस तरफ एक एक्सेलरेशन भी लगता है। उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट आपने याद रखना है। द नंबर ऑफ स्पार्क प्लग यूज इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग यूज नहीं होते बल्कि ये पेट्रोल इंजन में यूज होते हैं। तो जीरो ऑप्शन होगी। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड। कंसेक्यूटिव नोड जो होता है वो क्या होता है, साथ साथ वाले नोड। और एक वर्ड यूज होता है अल्टरनेट। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास स्टेशन नोड या एंटी नोड हमेशा स्टेशनरी वेव में होते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेशनरी वेव्स बनाई है जो कि लूप की शक्ल में बन रही है। यहाँ पे नोड क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो वाइब्रेटिंग पार्टिकल का वो जीरो हो। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहाँ पे n2 पे जीरो है और यहाँ पे n3 पे क्या है, जीरो है। तो ये हमारे पास वो कहता है कंजेक्टिव नोड। तो n1 और n2 आपस में क्या है, कंजेक्टिव। इनके दरमियान डिस्टेंस आपने बताना है, डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा बाय 2, क्योंकि ये हाफ वेव है और ये पूरी वेव है। तो अल्टरन अगर एमसीक्यूज होती है डिस्टेंस बिटवीन टू अल्टरनेट नोड, अल्टरनेट नोड क्या होने थे, n1 n3, उनके दरमियान डिस्टेंस लैम्डा होना था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लैम्डा बाय 2 है। द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इन स्पेस, यानी कि ये थ्री डिमेंशनल जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें एक वेक्टर ए है वो स्पेस में है। तो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा वो अल्फा होता है और वाई के साथ एंगल बीटा होता है और जी के साथ एंगल गैमा होता है। तो ये कितने एंगल बना रहा होता है, इस स्पेसिफाइड बाय 3 एंगल। तो ऑप्शन जो है वो अल्फा बीटा गैमा जैसे ही आप देख सकते हैं। और ए वेक्टर जो है वो एक्चुअली में स्पेस में लाई कर रहा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगी। 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू। अब देखें एक बॉडी जो है वो एक सर्कल कंप्लीट करता है तो उसे एक रेवोल्यूशन कहते हैं। तो एक रेवोल्यूशन में जो एंगल कवर होता है रेडियन में वो 2 पाई रेडियन होता है और एंगल जो डिग्री में कवर होता है वो 360 डिग्री होता है। तो ये बात अपनी याद रखनी है। तो एक रेवोल्यूशन जो है वो कहता है एक रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में एक रेवोल्यूशन जो है वो बॉडी कंप्लीट कर रहा है। तो आप देखें एक रेवोल्यूशन जब कंप्लीट करेगा तो एंगल रेडियन में कितना होगा, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन। तो हम एक रेवोल्यूशन की जगह लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन और यहाँ पे मिनट की जगह लिख सकते हैं 60 सेकेंड। तो आप 2 को 60 से डिवाइड कर दें तो आपके पास पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो आपके पास डी ऑप्शन आएगी। 6 ऑप्शन है हाफ वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू डैश। एक वेव कंप्लीट होती है तो उस वक्त टोटल एंगल 360 कवर होता है और हाफ वेव कवर होगी, हाफ वेव कंप्लीट होगी तो एंगल कितना होगा, 0 से पाई तक। तो 1 पाई जो है वो 180 है। तो 180 डिग्री जो है वो एंगल कवर होगा, यानी कि हाफ वेव लेंथ जो है जब वो कवर होती है तो एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये आपने याद रखना है। द डायमेंशनल यूनिट ऑफ द इम्पल्स बराबर होती है, इम्पल्स बराबर होती है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसके यूनिट होते हैं न्यूटन सेकंड। अगर आप इसको सिंपलीफाई करें, आप इसको सिंपलीफाई किया तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसके यूनिट आए। किलोग्राम की डिमेंशन एम है कैपिटल और मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट, उसकी डिमेंशन कैपिटल एल और टाइम जो है उसकी डिमेंशन क्या होती है, उसका पहला लेटर कैपिटल टी और साथ में पावर। वैसे ही एम एल पर टी स्क्वेयर पर टी जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है। तो आपके पास ऑप्शन क्या होगी, बी ऑप्शन करेक्ट होगी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, पर मीटर जितनी वेव्स जो है वो आ रही होती हैं उसे वेव नंबर कहते हैं। वेवलेंथ आपको पता है क्या होता है, क्रस्ट और ट्रफ मिलके एक वेव बना रहे होते हैं और उसकी एक वेव की जो लेंथ होती है उसे वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी पर सेकंड जितनी वेव कंप्लीट होती है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और अगर एक सेकंड में जितनी वेव जितना फासला कवर करती है उसे वेव स्पीड कहते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। यूनिट ऑफ द मोमेंटम इन एसआई सिस्टम इज डैश। मोमेंटम बराबर होता है एम वी के। ये ग्रीक वर्ड ड्रॉप से लिया गया है, इसका पहला लेटर पी और जिसका मतलब होता है खोज लगाना।
तो P बराबर होता है mv, और m जो है उसके यूनिट होते हैं किलोग्राम और v के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड। अगर आप इसको न्यूटन की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड में इसकी यूनिट है, लेकिन न्यूटन की शक्ल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड से आपने डिवाइड कर दिया, तो आप देखें ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड के न्यूटन के इक्वल है और साथ में सेकंड वैसे ही, तो न्यूटन सेकंड भी इसके यूनिट है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज डैश। टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर जो है वो आपने बतानी है, वो होती है ऑब्जेक्टिव की जो है वो फोकल लेंथ ओवर आईपीस की फोकल लेंथ। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोमास इज डैश। और जो बायोमास जो है उसका जो ओरिजिनल सोर्स है वो हमेशा सन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। साउंड ट्रेवल फास्टर इन डैश। जो साउंड स्पीड है वो बराबर होती है गैमा पी ओवर डेंसिटी होल अंडर रूट। तो ये स्पीड डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देख सकते हैं इन तमाम गैसेस में जो सबसे लाइट गैस है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की डेंसिटी सबसे कम है क्योंकि ये सबसे लाइटर है, इसका मास सबसे कम है, डेंसिटी सबसे कम होगी, तो इसलिए इसमें स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.0010 आर डैश। सिग्निफिकेंट फिगर का रूल ये होता है कि अगर पॉइंट से पहले पॉइंट डिजिट या इशारिये के बाद अगर जीरो आ जाए तो वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन अगर उसमें नॉन जीरो कोई भी नंबर आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे कि 2 जीरो के बाद 1 आया, ये नॉन जीरो नंबर है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल ये कहता है कि नॉन जीरो डिजिट जो है उससे पहले वाले, उससे लेफ्ट वाले जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे अगर वो उनके से पहले कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है। जैसे 1 से पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है तो ये सारे के सारे जीरोज क्या होंगे, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर वो नॉन जीरो नंबर के बाद कोई जीरो आ जाए, जैसे ये 1 है इसके बाद एक जीरो आया है, तो जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, कितने होंगे, वो यहाँ पे 2 है, 1 और 1 के बाद वाला 0, तो 2 सिग्निफिकेंट नंबर है। द डिमेंशन ऑफ द विस्कोसिटी इज डैश। विस्कोसिटी आपने स्टोक्स लॉ पढ़ा है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा रेडियस bt, और यहाँ से अगर आप विस्कोसिटी के यूनिट निकालना चाह रहे हैं तो ईटा बराबर है फोर्स डिवाइडेड बाय 6 पाई रेडियस bt। 6 पाई के यूनिट कोई नहीं है, फोर्स के यूनिट न्यूटन, रेडियस के यूनिट मीटर और वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकंड। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड और साथ में सेकंड ऊपर चला गया, डिवाइड कर दें मीटर से, तो यहाँ पे एक सेकंड से कैंसिल, मीटर मीटर से कैंसिल, तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड इसके जो है वो विस्कोसिटी के यूनिट आते हैं। तो इसकी डिमेंशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मास की डिमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम, लेंथ की डिमेंशन कैपिटल एल और साथ में पावर -1, और टाइम की डिमेंशन कैपिटल टी और साथ में पावर -1। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। एंगल बिटवीन द रे ऑफ द लाइट एंड द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, ये हमारे पास वेव जो है वो अगर हमारे पास उसमें तमाम जो है वो पार्टिकल जो है वो सेम फेज से वाइब्रेट कर रहे हों तो उसे हम कहते हैं वो वेव फ्रंट है। ये किसी भी वेव का ऐसा हिस्सा होता है जिसमें तमाम जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सेम फेज से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं रेड कलर में जो है वो, या ब्लैक कलर में जो रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए हैं, ये बेसिकली वेव फ्रंट हैं। ये किसी वेव के छोटे से पार्ट हैं जो सेम वाइब्रेशन से सेम फेज से आगे मूव करते जाते हैं, और जो रे है वो इन वेव फ्रंट पे हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इसलिए इसका रे ऑफ लाइट का और वेव फ्रंट का आपस में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये जो एरो है ये मैंने 3 रेज ड्रॉ की हैं जो कि वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर हैं, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। द डायमेंशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होती है थीटा डिवाइडेड बाय टी, और इसके यूनिट होते हैं रेडियन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड वगैरह, लेकिन ऐसे यूनिट रेडियन पर सेकंड है। और आप इसकी डिमेंशन निकालना चाहें तो रेडियन जो है वो डिमेंशन इसकी कोई नहीं होती, लेकिन टाइम जो है उसकी डिमेंशन क्या होती है, पर टी। तो एक्चुअल में एंगुलर वेलोसिटी की डिमेंशन क्या होगी, पर टी। डी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट है 83 मार्क्स का। ये 2015 में 83 मार्क्स का ये इसलिए था क्योंकि उस वक्त जो पेपर था सब्जेक्टिव पार्ट, उसके साथ जो ग्राफ का पोर्शन था, प्रैक्टिकल पोर्शन, वो भी लिखने के लिए 15 नंबर का आता था, इसलिए 17 की एमसीक्यूज और 83 का ये जो है वो पेपर है। लेकिन यहाँ पे अब हम प्रैक्टिकल नहीं, सिर्फ सब्जेक्टिव पोर्शन लॉन्ग और शॉर्ट को हम देखते हैं।
पहले हम सेक्शन 1 जिसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से 8 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं बोर्ड में, लेकिन यहाँ पे हम सारा ही करेंगे कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। नेम द सेवरल रिपीटिव फिनोमिना अकरिंग इन नेचर which could serve as a reasonable time standard। वो टाइम स्टैंडर्ड वाले फिनोमिनाज बताएं जो कि नेचुरली अकरिंग हैं और जिसमें जो है वो रिपीटिव टाइम को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं और टाइम स्टैंडर्ड का फिनोमिना होता है। लाइक हमारे पास जैसे आप देखते हैं कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, ठीक है, ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है और वो अपना एक चक्कर जो है वो तकरीबन 365 या जो है वो 1 to 5 डेज में कंप्लीट कर रही होती है। ये एक टाइम स्टैंडर्ड है, ठीक है, इतने ही टाइम में वो तकरीबन कंप्लीट कर रही होती है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। इसी तरह आपको पता है कि जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है हमारी, ठीक है, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, और ये भी तकरीबन फिक्स है। वो तकरीबन जो है वो कमरी महीना और 2829 अगर आप देखें तो वो तकरीबन एक महीने में वो अपना एक चक्कर कंप्लीट कर रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, जो ज़मीन है वो अपने ही गिर्द जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रही होती है और जिसकी वजह से डे और नाइट का फिनोमिना हो रहा होता है। तो ये भी एक फिक्स जो है वो टाइम स्टैंडर्ड का फिनोमिना है। और सन कैन सर्व एज टाइम स्टैंडर्ड, बहुत ज़्यादा फिनोमिना टाइम के लिहाज से जो है वो हम जो है वो बनाते हैं। तो ये बेसिकली कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कुछ फिनोमिना है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी एग्जांपल। राइट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन बतानी है। प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस भी बराबर होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। दोनों के जो है वो फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रेस में फ़र्क ये है कि स्ट्रेस जो है वो हमेशा सॉलिड पे लगती है और प्रेशर जो है वो याद रखिएगा फ्लूइड पे लगता है। कभी ये नहीं कहेंगे कि फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई एक दीवार पे और उसका एरिया इतना था। आप उस पे कभी उसको प्रेशर का नाम नहीं देंगे बल्कि उसको स्ट्रेस का नाम देते हैं, ठीक है। और फ्लूइड के केस में फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर का ही नाम देते हैं। ये बुनियादी फ़र्क आपने याद रखना है। फोर्स के यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और यहाँ से आप सिंपलीफाई कर लें कि न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ में मीटर स्क्वायर नीचे वैसा ही। इसको सिंपलीफाई करें, एक मीटर जो है ऊपर वाला वो कैंसिल हो जाएगा इस मीटर से, तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये प्रेशर के यूनिट हैं और यही स्ट्रेस के भी यूनिट हैं। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितनी भी तरह की उसके भी यूनिट यही होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो डायमेंशन जो है वो प्रेशर की किसके इक्वल आएगी, मैस जो है उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी उस कैपिटल एम, और जो लेंथ है उसकी डायमेंशन क्या होगी कैपिटल एल, और टाइम की डायमेंशन क्या होगी कैपिटल टी, और साथ में लेंथ की जो पावर है वो क्या होगी वो माइनस टी, और टाइम की जो पावर है वो माइनस टू होगी। इसी तरह डेंसिटी जो है उसकी अगर आप डायमेंशन निकालें, डेंसिटी बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और मैस के यूनिट होते हैं किलोग्राम और वॉल्यूम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे इसकी डिमेंशन मैस की डिमेंशन कैपिटल है और जो लेंथ है उसकी डिमेंशन कैपिटल एल और साथ में पावर -3 क्यूब। नेक्स्ट है व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव टू यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द किलोग्राम एंड द मोल। वो कहता है कि जो हम सब्सटेंस है उसके लिए जो हमारे पास है किलोग्राम और मोल वाले दो यूनिट क्यों इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए किलोग्राम जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट के लिए ये यूनिट इस्तेमाल किया जाता है और ये मैक्रो लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इस्तेमाल नहीं करते। जब हमने एटम और मालिक्यूल्स की तादाद का जिक्र करना हो, उनके मैसेज का जिक्र करना हो, तो हम किलोग्राम का जिक्र नहीं करते। तो ये मैक्रो लेवल पे हम जब स्पेसिफिक अमाउंट हो तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल सॉलिड्स में होता है, ठीक है, गैसेस वगैरह में कम होता है। तो इसी तरह अगर जो मोल है उसको हम माइक्रो लेवल पे हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमने एटम और मॉलिक्यूल जो हैं उनके फिक्स नंबर को डील करना हो तो वहाँ पे हम जो है वो मोल्स का जिक्र करते हैं स्पेशली गैसेस में, ठीक है। तो इसका डिफरेंस भी आप देख सकते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी measured by two unit. It is useful to use kilogram as unit whenever we want to consider a specific amount of mass without considering the number of microscopic atom or molecule present in it.
इन केस ऑफ सॉलिड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन किलोग्राम, सॉलिड्स में किलोग्राम में मेजर होता है, ठीक है। मोल इज यूजफुल व्हेन वी वांट टू कंसीडर fixed number of atom or molecule. Fluid especially gases are normally analyzed in term of number of moles. ठीक हो गया, ये पॉइंट आपने याद रखना है। The period of simple pendulum is measured by stopwatch. What type of error are possible in the time period? वो कहते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम स्टॉप वॉच से मेजर करते हैं, किस तरह के एरर वहाँ पे जो है वो पैदा हो सकते हैं। जब हम स्टॉप वॉच से सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हों तो पहली बात ये है कि वहाँ पे कोई सिस्टमेटिक एरर हो सकता है। सिस्टमेटिक एरर क्या हो सकता है कि जो स्टॉप वॉच आप यूज़ कर रहे हो उस स्टॉप वॉच में कोई फॉल्ट आ जाए, वो एक सिस्टम का एरर हो जाएगा। और यहाँ हम और ये हमारे पास स्टॉप वॉच में एरर किस वजह से हो सकता है कि हम ये कह दें कि वो जो स्टॉप वॉच आप यूज़ कर रहे हो टाइम पीरियड मालूम करने के लिए सिंपल पेंडुलम का, उसमें कोई ज़ीरो एरर आ गया, या उस स्टॉप वॉच की जो कैलिब्रेशन है, जो रीडिंग आपको दे रही है, वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, पुअर कैलिब्रेशन हुई है और आपको रीडिंग जो है वो आपको इनकरेक्ट दे रही है, तो वो एरर सिस्टमैटिक एरर होगा। दूसरा आपके पास एरर वहाँ पे क्या हो सकता है, पर्सनल एरर वहाँ पे जो है वो अकर हो सकता है। पर्सनल एरर किस वजह से अकर हो सकता है कि जो ऑब्जर्वर उस प्रोसीजर को नोट कर रहा है टाइम पीरियड मालूम करने के लिए, वो प्रोसीजर ही ऑब्जर्वर जो है वो गलत नोट कर रहा है, वो उसको पता ही नहीं है कि किस तरह से टाइम पीरियड को नोट करना है यूजिंग स्टॉप वॉच। तो उसकी अपनी नेग्लिजेंस या इन एक्सपीरियंस होने की वजह से जो है वो ठीक तरह से मेजर नहीं कर रहा, तो ये एक पर्सनल एरर है, ठीक है। इसी तरह एक रैंडम एरर भी हो सकता है। तो ये तीन तरह के एरर जो है वो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करने के लिए हो सकते हैं। तो आप ये आंसर लिखिएगा, आपके पूरे मार्क्स होंगे। कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर ऑफ इट्स वेट, एक बॉडी है वो क्या अपने उसका वेट जो है वो कहता है कि वो अपने सेंटर की तरफ रोटेट कर सकती है। याद रखिएगा कोई भी रिजिड बॉडी हो उसका वेट हमेशा उसके सेंटर पे एक्ट करता है, ठीक है। और बॉडी कोई भी अपने सेंटर के गिर्द रोटेट नहीं कर सकती, क्योंकि जब वो अपने सेंटर की गिर्द अगर रोटेट करेगी तो होगा क्या कि उस वक्त उसका जो मूवमेंट आर्म है, क्योंकि फोर्स ही वहां पे लग रही होगी सेंटर पे, और रोटेट भी वो सेंटर के गिर्द कर रहा होगा, तो वहां पे मूवमेंट आर्म जीरो हो जाएगा। और मूवमेंट आर्म क्या होता है, मूवमेंट आर्म ये होता है कि जिस पॉइंट पे फोर्स लगती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी मूव करता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे मूवमेंट आर्म कहते हैं। और यहाँ पे तो कोई दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस जीरो हो जाए तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, और टॉर्क जीरो हो तो कोई बॉडी रोटेट नहीं कर सकती, इसलिए बॉडी कोई भी रोटेट नहीं करेगा अपने सेंटर के गिर्द। नेम 3 डिफरेंट कंडीशन दैट मेक A1 एंड A2 जीरो। दो वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो आप कोई 3 कंडीशन बता दें। पहली कंडीशन ये है A1 क्रॉस A2 इज इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं बल्कि ये नल वेक्टर है, तो इसको हम सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं A1 की मैग्नीट्यूड A2 की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, थीटा एंगल बिटवीन A1 एंड A2, और साथ में क्या होगा एन हेड क्या है वो यूनिट वेक्टर है जो कि A1 और A2 रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होगी इसकी, A1 A2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब देखें अगर आपके पास इसका आंसर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि A1 वेक्टर जीरो है, यानी कि ये एक नल वेक्टर है। अगर A1 नल वेक्टर होगा, इसकी मैग्नीट्यूड जीरो होगी, तो तब ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई होके आंसर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर नल वेक्टर आएगा। दूसरा ये है कि A2 जो है वो नल वेक्टर हो जाए, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाए जीरो, तभी A1 A2 साइन ऑफ थीटा जो है उसका आंसर कितना हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा का तब भी आंसर जो है वो जीरो आएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि A1 और A2 दोनों वेक्टर जो है वो आपस में पैरेलल हो, एंगल क्या होगा जीरो, तो तब भी आंसर जो है साइन ऑफ जीरो कितना होता है जीरो, तो इसका पूरा प्रोडक्ट जो है वो नल वेक्टर आएगा। या A1 और A2 दोनों वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल हो, इनके दरमियान एंगल कितना होगा 180 डिग्री, और A1 A2 साइन ऑफ 180 का आंसर भी नल वेक्टर जीरो ही आएगा।
कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू? मैग्नीट्यूड क्या कभी किसी वेक्टर की नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। पहला आंसर याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड को मॉड की शक्ल में जाहिर करते हैं और मैथ में हमें पता है कि मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरा ये भी हम लिखते हैं, नो, magnitude of a vector can never be negative because according to the formula, अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो उस केस में आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास ए रिजल्टेंट वेक्टर है और इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हैं वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, ए की मैग्नीट्यूड बराबर होगी अंडर रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। अगर हमारे पास ए एक्स या ए वाई में से कोई भी नेगेटिव हो तो इस वेक्टर जो नेगेटिव है, ए एक्स लेट से नेगेटिव है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जब स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इफ एनी वेक्टर हैज अ नेगेटिव वैल्यू देन इट्स स्क्वायर विल बी पॉजिटिव एंड हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। एक एक्सरसाइज का ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई अ मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट इज पैडेड। आप देख सकते हैं कि जो सेफ्टी हेलमेट्स होते हैं मोटरसाइकिल के दौरान जब हम चलाते हैं, उसके दौरान जब हम पहनते हैं, तो ये वो कहते हैं इसके दरमियान जो पैड क्यों यूज किया होता है? पैड क्या होता है? अंदर जो फोम हम साइडों पे लगाया होता है अंदर की तरफ, ये फोम, वो कहता है कि ये हम क्यों लगाते हैं? ये इसलिए लगाते हैं कि अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए और हम फर्श को टकराएं तो डायरेक्ट जाके हमारा सर जो है वो इस हार्ड सरफेस को ना टकराए, बल्कि फोम के थ्रू जो है वो आगे जो हेलमेट है उसके हार्ड सरफेस को टकराए, ताकि कुछ कुलियन के दौरान कुछ टाइम मिल जाए। ठीक है, ये टाइम क्या करेगा? ये टाइम हमारा जो हेड है उसकी सीरियस इंजरी होने से हमें बचाएगा। ठीक है, तो वरना सडन इम्पैक्ट होगा और इम्पल्स बहुत ज़्यादा हो गया। आपको पता है किसी जगह पे जो है वो सडन फोर्स लगे बहुत थोड़े टाइम के लिए तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इम्पल्स जो है वो इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा डालती है। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए हेलमेट जो है वो पैड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। A motorcycle safety helmet is padded so as to extend the time of any collision to prevent serious injury। ठीक है, show that the range of the projectile is maximum when projectile is thrown at an angle of 45 डिग्री with the horizontal। एक प्रोजेक्टाइल है उसको हॉरिजेंटल सरफेस के साथ 45 डिग्री के एंगल के साथ आपने थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ, उस वक्त उसकी रेंज मैक्सिमम होगी। रेंज आर बराबर होती है वी आई स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। 45 डिग्री एंगल पे रेंज मैक्सिमम है, आर मैक्स बराबर होगी वी आई स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा इंटू साइन ऑफ 245, 2 मल्टीप्लाई बाय 45, तो ये बराबर आएगा आंसर 90। साइन ऑफ 91 होता है, तो मैक्स रेंज बराबर होगी वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी। याद रखिएगा 45 पे जो मैक्सिमम रेंज होती है वो बराबर होती है वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी। कैन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? वो कहता है इफ सो गिव एन एग्जांपल। वो कहता है कि अगर एक बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी तो रिवर्स हो जाती है उसकी डायरेक्शन, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेट्स से हमारे पास एक बॉल है, अगर आप उसको अपवर्ड थ्रो करते हैं तो हमें पता है कि ऊपर जाते हुए बॉल जो है उसकी वेलोसिटी में जो है वो कमी आएगी, नीचे जो है वो वेलोसिटी ज़्यादा है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है। लेकिन बॉडी ऊपर जा रहा है तो इस वक्त इसका एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि 9.8 है उसके बराबर होगा, और जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है और उसका एक्सेलरेशन उस केस में भी 9.8 है। अब देखें दोनों केस में जब बॉडी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या रह रहा है? कांस्टेंट। और यही जो है वो इसका आंसर है, यस, एन ऑब्जेक्ट कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी while keeping the acceleration constant। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज व्हाइल मूविंग अपवर्ड। व्हेन इट रीच इट्स मैक्सिमम हाइट देन द वेलोसिटी बिकम जीरो and then velocity body reverse its direction and it start moving downward, but magnitude of its acceleration is still 9.8, so the magnitude of the acceleration is constant in both cases when it is moving upward or coming downward। ठीक है, यही जो मैंने बताया इसका आंसर है। explain the circumstances in which velocity and acceleration of the car are parallel। लेट्स से एक कार है वो मूव कर रही है, अगर कार का एक्सेलेरेटर जो है वो आप दबाते जाएं तो उससे क्या होगा? स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड में जो चेंज आएगा उसकी वजह
वजह से एक्सेलरेशन, यानी स्पीड मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से बॉडी में क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन बेसिकली एक्सेलरेटिंग फोर्स की वजह से पैदा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फोर्स जो एक्सेलरेटिंग फोर्स वो आगे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ होगा और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होंगे। तो जब कभी आप एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, उस वक्त वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होते हैं, पैरेलल। लेकिन एंटी पैरेलल कब होते हैं, अगर आप चलती हुई गाड़ी पे सडन ब्रेक लगा दें तो उस वक्त ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, जिस तरफ ब्रेकिंग फोर्स लगेगी उस तरफ ब्रेकिंग एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा और ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के एंटी पैरेलल होगा। Why force why fog droplet appear to be suspended in air? एक fog droplet जो है, ये fog droplet है, इसका mass बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, जब fog वाला सीजन होता है आपने देखा होगा कि आपको ये जो fog है वो फिजा में आपको मौलिक नज़र आता है, सस्पेंडेड नज़र आता है। उसकी वजह ये होती है कि इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ अमल करता है जब ये, और इस पे जो नीचे से ऊपर की तरफ एक ड्रैग फोर्स जो है वो एक्ट करती है इस पे, जो यहाँ पे इसकी मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, और इसका मास बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से जो ड्रैग फोर्स इस पे अमल करती है और वेट, ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और उस वक्त जब ये इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ये जो हमारे पास ड्रॉपलेट है वो तकरीबन सस्पेंडेड स्टेट में हमें नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, व्हेन फोग ड्रॉपलेट फॉल इट accelerate under the acceleration due to gravity. So net force on the droplet is, net force किसके इक्वल होती है, वेट, नीचे की तरफ वेट एक्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स, और वेट बराबर होता है mg और ड्रैग फोर्स बराबर होती है 6 पाई ईटा रेडियस vt। ये तकरीबन आपस में बराबर होती हैं, तो इसलिए आपको जो ड्रॉपलेट है वो सस्पेंडेड नजर आता है। एज ड्रैग फोर्स इंक्रीज अंटिल इट अप्रोच इट्स वेट एंड व्हेन दिस कंडीशन अपीयर द नेट फोर्स बिकम जीरो, सो इट अपीयर टू बी सस्पेंडेड। और उस केस में इसकी बहुत कम सी वेलोसिटी होती है जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, उसको हम वीटी से शो करते हैं जो बराबर होती है mg डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा रेडियस। और एज द fog droplet is very small, for this reason droplet appear to be suspended in air as its speed is very low, ये स्पीड बहुत ज़्यादा लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेक्शन 2 है, उसमें भी अगेन 12 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, आप पेपर में नो करने आपको, लेकिन हम यहाँ पे सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको समझेंगे। व्हाट सोर्ट ऑफ एनर्जी इन द फॉलोइंग कंप्रेस्ड स्प्रिंग, कंप्रेस स्प्रिंग जो है उसमें एनर्जी कौन सी होती है आपको पता है, कंप्रेशन और स्ट्रेच स्टेट की वजह से जो एनर्जी स्प्रिंग में प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मूविंग कार जो है उसकी एनर्जी मोशन की वजह से होती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अ बॉय यूज अ कैटापुल्ट, कैटापुल्ट कहते हैं ग्लेयर को, टू थ्रो अ स्टोन विच एक्सीडेंटली स्मैश द ग्रीन हाउस विंडो, एक ग्रीन हाउस की विंडो को एक स्टोन जो है वो ब्रेक करता है जब हम उसको कैटापुल्ट से थ्रो करते हैं। लेट्स लिस्ट द पॉसिबल एनर्जी चेंजेस। आप लेट से कैटापुल्ट में एक पत्थर डालते हैं उसके जो बेल्ट है कैटापुल्ट की गलेल की बेल्ट में, और आपको पता है बेल्ट में इलास्टिसिटी होती है, जब आप पत्थर को खींचेंगे तो बेल्ट में क्या पैदा होगी, लचक, तो उस वक्त उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और वो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है जब आप स्टोन को जो है वो थ्रो करेंगे तो स्टोन मूव करेगा, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और यही जब वो स्टोन मूव करता हुआ ये ग्रीन हाउस विंडो से टकराएगा तो टकराने के बाद उसको ब्रेक कर देगा। तो इसका कुछ हिस्सा आप देखेंगे जैसे ही उसको टकराया तो उसकी जो विंडो को तोड़ने में काइनेटिक एनर्जी कुछ यूज हुई, और कुछ जो है वो उसको आवाज़ को प्रोड्यूस कर रही है, और कुछ हिस्सा उसकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैटापुल्ट में जो स्टोन है उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी ब्रेकिंग एनर्जी में, ब्रेकिंग फॉर विंडो। और इसका कुछ हिस्सा जो है वो काइनेटिक एनर्जी का वो साउंड को क्रिएट कर रहा है, और इसका कुछ हिस्सा हीट को भी क्रिएट कर रहा है। डिफाइन किलोवाट आवर, अगर कोई बॉडी वर्क करे 1 घंटे तक और उस वक्त उसकी पावर जो है वो 1 किलोवाट आवर हो, तो उस वक्त बॉडी की जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है 1 किलोवाट आवर के। 1 किलोवाट आवर इज अ वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी हुज पावर इज 1 किलोवाट। देयरफॉर 1 किलोवाट आवर, ये जो 1 किलोवाट आवर है याद रखिएगा ये यूनिट किसका है, ये एनर्जी का यूनिट है, ये जो है वो पावर का यूनिट नहीं है। जैसे पावर बराबर होती है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, और यहाँ पे वर्क किसके इक्वल आएगा,
P मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। अगर हमारे पास एक बॉडी है उसकी पावर जो है वो हम कहें वो 1 किलोवाट हो और ये तकरीबन 1 घंटे तक उसकी पावर जो है वो 1 किलोवाट मेंटेन रहे, तो उस वक्त जो बॉडी की जो एनर्जी है या वर्क है वो उसे हम कहेंगे वो 1 किलोवाट आर है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आर बराबर 1 किलो बराबर होता है 1000 के, वाट वैसे ही आ जाएगा, और आर किसके इक्वल होता है 3600 सेकंड के। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी रिजिड बॉडी हो, अगर उसका मास m है, वो किसी एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है, तो उस एक्सिस के गिर्द जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर को, उसके स्क्वायर को हम उस रिजिड बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है उसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। तो ये बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड इट्स फॉर्मूला इज आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। याद रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास जो है वो दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, इनको हम कहते हैं एनालोगस। एमसीक्यूज पूछी जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालोगस टू डैश, इज एनालोगस टू लीनियर मास, ठीक है। जिस तरह लीनियर मास जो है वो लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, इसी तरह जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एंगुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए हम इनको एक दूसरे के एनालोगस कहते हैं। तो movement of inertia of a rotating body is analogous to the mass of a body in a linear motion. Hence, movement of inertia of a body is termed as rotational mass of the body. इसको rotational mass of the body भी कहते हैं। It plays the same role in angular motion as the mass in linear motion. क्यों सेम फिनोमिना, मैंने अभी बताया कि लीनियर मोशन में जो मास है वो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, इसी तरह एंगुलर मोशन में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L नॉट इज इक्वल टू mvr, एज वी नोट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज आर पी साइन ऑफ थीटा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर होता है L नॉट इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, जिसको हम लिख सकते हैं आर पी साइन ऑफ थीटा और साथ में एन है। और मैग्नीट्यूड इसकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एल नॉट बराबर होगा आर पी साइन ऑफ थीटा, और एल नॉट बराबर होगा आर पी की जगह लिख सकते हैं एम वी, क्योंकि मोमेंटम बराबर होता है लीनियर मोमेंटम एम वी के, और साथ में साइन ऑफ थीटा वैसा ही। हमें पता है कि एक बॉडी जो है वो जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो ये जो इसका मास की लीनियर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है, और रेडियस जो है वो हमेशा सेंटर की तरफ, और जो लीनियर वेलोसिटी और रेडियस होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनके दरमियान एंगल कितना होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे थीटा कितना है वो 90 डिग्री है, तो एल नॉट बराबर होगा एम वी आर साइन ऑफ 90, तो साइन ऑफ 91 है, तो एल नॉट बराबर किसके होगा, एल नॉट बराबर होगा एम वी आर के। शो राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ द कम्युनिकेशन सेटेलाइट। वो कहते हैं कम्युनिकेशन सेटेलाइट की एप्लीकेशन बताएं। याद रखिएगा जो लार्जेस्ट सेटेलाइट सिस्टम है दुनिया का वो 126 ममालिक पर मुश्तमिल है, उसको 126 ममालिक ने मैनेज किया हुआ है, और उस सिस्टम को हम कहते हैं इंटेलसेट, ठीक है, जिसको हम इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन सेटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। और ये जो इंटेलसेट हमारे पास सिस्टम है, ये सिस्टम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है। वो 4 गीगाहर्ट्ज़, 6 गीगाहर्ट्ज़, 11 गीगाहर्ट्ज़, 14 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे है, और ये एट ए टाइम टू वे टेलीफोन सर्किट जो है वो मोर देन 30,000 जो है उनको हैंडल कर सकता है, और प्लस 3 टेलीविजन चैनल जो है उनको भी हैंडल करता है। तो यही इसका आंसर है। द लार्जेस्ट सैटेलाइट सिस्टम इज मैनेज बाय 126 कंट्रीज विच इज कॉल्ड एज इंटेलसेट, known as International Telecommunication Satellite Organization. It operates at microwave frequency of 4, 6, 11, 14 gigahertz, has a capacity of 30,000 two-way telephone circuit plus free TV channels. नेम टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक सिंपल पेंडुलम मैंने ड्रॉ किया है, आपको पता है इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसकी पहली खासियत ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो टू एंड फ्रो मोशन होती है, और इसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। और ये जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को
जो है वो होल्ड करती है। ठीक है, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें से कोई भी आप दो लिख सकते हैं। What is the total distance traveled by an object moving with simple harmonic motion in time t is equal to its period of amplitude a। एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव करता है ए पॉइंट से ओ की तरफ, ओ से बी की तरफ, बी से दोबारा ओ और ए की तरफ। वो कहता है कि बताओ सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब ये एक बॉडी जो है वो जिसका एम्पलीट्यूड ए है वो एक पूरी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है या एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो उस वक्त वो कितना जो है वो एम्पलीट्यूड कवर करता है। तो लेट से ए से ओ तक उसने जो एम्पलीट्यूड कवर किया, आपको पता है उसका एम्पलीट्यूड उसने एक्स नॉट नहीं कहा बल्कि ए कह दिया। तो यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड ए है और यहाँ से यहाँ तक भी एम्पलीट्यूड ए है, यहाँ से यहाँ ओ से बी तक भी ए है, बी से ओ तक भी ए है और ओ से ए तक भी ए है। तो टोटल एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, जमा कर लें तो 4a एम्पलीट्यूड होगा। Show that in simple harmonic motion the acceleration is zero when the velocity is greatest and velocity is zero when the acceleration is zero greatest। बताना है कि velocity zero acceleration greatest और acceleration जो है वो zero हो तो velocity greatest, वो आपने बताना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो velocity होती है वो किसके इक्वल होती है, वो एक्सेलेरेशन बराबर होता है ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये एक्सेलेरेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी है बॉडी की। और यहाँ पे x क्या है, वो बेसिकली हमारे पास x इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है जो वेरी करता है और x नॉट एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट है। मीन पोजीशन पे हमें पता है डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे जीरो होगा तो एक्सेलेरेशन जीरो होगा और वेलोसिटी क्या होगी x जीरो। तो x नॉट का स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो v बराबर आएगा ओमेगा x नॉट के इक्वल आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम आ रही है और एक्सेलेरेशन जो है वो मिनिमम यानी कि जीरो आ रहा है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे आप देखें, एक्सट्रीम पोजीशन पे जब बॉडी मूव करेगा तो उस वक्त जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होगा और एक्स जो है वो उस वक्त बराबर किसके होगा, एक्स नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, एक्स किसके इक्वल होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर हो जाएगा एम्पलीट्यूड के। तो यहाँ पे एक्स की जगह एक्स नॉट लिखें तो एक्सेलेरेशन बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट मेगा स्केयर इंटू एक्स नॉट। ये मैक्सिमम आंसर है एक्सेलेरेशन का। और आप देखें वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी, यहाँ पे v इज इक्वल टू एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर दें एक्स नॉट, एक्स नॉट से कैंसिल तो v किसके इक्वल हो जाएगी जीरो। तो आप देख सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलेरेशन मैक्सिमम है लेकिन वेलोसिटी क्या है वो जीरो है। तो दोनों केस हम देख सकते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या होता है, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा वेव्स आपस में मूव कर रही हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कर सकती हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो उसको एग्जांपल में ड्रॉ किया है। लेट्स से दो वेव हैं, वेव 1 और 2 जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे जो उनका डिस्प्लेसमेंट होगा रिजल्टेंट वेव का, तो वो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट जो दोनों वेव्स हैं उनके सम के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे रिजल्टेंट वेव जो ब्लैक कलर में शो हो रही है इसका डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा इस पॉइंट पे, वो दोनों के सम के y1 प्लस y2 के इक्वल होगा। तो यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन the resultant displacement of a number of waves in a medium at a particular point is the vector sum of the individual displacement produced by each of the wave at that point. Explain the term क्रस्ट ट्रफ नोड एंड एंटी नोड। अगर आपके पास कोई भी वेव है, लेट से ये एक वेव बन रही है, इसमें जो मीन पोजीशन से अपर पार्ट होता है उसे क्रस्ट कहते हैं। द पोर्शन ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द ट्रांसवर्स वेव विच इज अबव द मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट एंड द पोर्शन विच इज बिलो द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज ट्रफ, उसे हम ट्रफ कहते हैं। और नोड क्या होता है, ये हमारे पास स्टेशनरी वेव के वो पॉइंट जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जीरो, उन्हें हम कहते हैं नोड। और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम जो कि एम्पलीट्यूड के इक्वल होती है उसे हम एंटी नोड का नाम देते हैं। द पॉइंट ऑफ द स्टेशनरी वेव विच हैव डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो और कॉल्ड एज नोड एंड द पॉइंट ऑन स्टेशनरी वेव विच हैव maximum displacement on either side of the mean position are called anti-nodes. As a result of the distance explosion, an observer sees a ground tremor and then hears the explosion. Explain the time difference. वो कहता है कि किसी जगह पे एक एक्सप्लोजन होता है,
एक ऑब्जर्वर जो है वो आवाज़ सुनता है, वो देखता है कि ज़मीन से आवाज़ उसके कानों तक पहले पहुंच रही है और हवा से जो है वो कान तक आवाज़ बाद में पहुंच रही है। इनमें टाइम डिफरेंस क्यों होता है? याद रखिएगा, अगर किसी जगह पे धमाका हो तो उसके ज़मीन से एक आवाज़ ट्रैवल करेगी और एक एयर से ट्रैवल करेगी, क्योंकि ज़मीन से जो आवाज़ ट्रैवल कर रही है वो सॉलिड सरफेस से सॉलिड से ट्रैवल कर रही है, और सॉलिड में हमें पता है जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेज। तो इसलिए जो ज़मीन है उससे हमें आवाज़ पहले सुनाई दे देगी और आवाज़ जो है वो हवा से बाद में सुनाई देगी, इसीलिए दोनों में क्या होता है, वो टाइम डिफरेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसका सेक्शन 3 है, उसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पे हम सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज्ड लाइट एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट? अनपोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या फ़र्क है? ऑर्डिनरी लाइट जो है वो हमें पता है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ प्लेन्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और ये ऑर्डिनरी लाइट जो है वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। अनपोलराइज्ड लाइट जो है उसको अगर आप पोलराइज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पोलराइड यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लाइट को पोलराइड पे इंसिडेंट करवाते हैं और इंसिडेंट करवाने के बाद जो नई लाइट मिलती है उसको हम नई हासिल होने वाली जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको पोलराइजर के थ्रू देखते हैं। अगर हमें लाइट जो है वो कंटिन्यूअसली नजर आए तो हम कहते हैं कि अभी भी लाइट जो अनपोलराइज्ड लाइट है, लेकिन अगर वो हमें 90 डिग्री के एंगल पे नजर आए तो हम कहते हैं कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। तो ये पोलराइजेशन के टॉपिक में डिटेल से टॉपिक भी स्टडी किया गया कि किस तरह से अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज बनाते हैं। ऑर्डिनरी लाइट हैज अ कंपोनेंट ऑफ वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल प्लेन, सच लाइट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। इफ अनपोलराइज्ड लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन द शीट ऑफ द पोलराइड, ये हमारे पास वो मटेरियल जिससे अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड बनाते हैं। द ट्रांसमिटेड लाइट, जो उसमें से गुजरने वाली लाइट है, विल बी प्लेन पोलराइज्ड। दे कैन बी डिस्टिंग्विश बाय यूजिंग polarizer and it can be continuously seen even if polarizer is rotated। अगर वो जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो पोलराइजर से कंटिन्यूसली हमें नजर आए तो उसे हम कहते हैं अनपोलराइज। लेकिन अगर वो 90 डिग्री के एंगल पे हासिल हो तो उसे हम पोलराइज्ड कहते हैं। तो यही इसका नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, एन ऑयल स्प्रेडिंग ओवर अ वेट फुटपाथ शो कलर, एक्सप्लेन हाउ डज इट हैपन। एक फुटपाथ है, उस पर ऑयल फिल्म जो है वो गिर गई है, वो कलरफुल क्यों नज़र आती है, आंसर देना है। इसका आंसर ये है कि जैसे ही वाइट लाइट या सनलाइट उस पर गिरती है तो होता ये है कि इसका कुछ पोर्शन जो है वो अपर पार्ट से रिफ्लेक्ट होता है और कुछ इसमें से रिफ्लेक्ट हो जाता है। जो अपर पार्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है और जो रिफ्रैक्ट होके, यानी कि इस थिन फिल्म से रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ रही है, ये दोनों आपस में जब इंटरफेरेंस करती हैं तो किसी जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वहाँ पे हमें कलर नज़र आता है, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे हमें कलर्स नज़र नहीं आते। तो इस वजह से हमें ये कलरफुल फिनोमिना जो है वो नज़र आता है थिन फिल्म में इंटरफेरेंस की वजह से। तो ये दीज कलर आर सीन ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव। When light is incident in oil film, a part of it is reflected from the upper part and a part from the lower surface of the oil film. These two reflected beam, ये जो दो रिफ्लेक्टेड बीम है अपर एंड लोअर पार्ट से, आर कोहेरेंट, ये दोनों कोहेरेंट होती है, सेम फेज में होती है क्योंकि ये एक ही वेव का पार्ट होती हैं। सो दे विल इंटरफेयर so they will interfere constructively or destructively at various part. Thus, the color over a wet footpath are seen due to the interference of the light. Write down two methods by which we can obtain plain polarized beam of light from unpolarized light। वो कहता है कि unpolarized light को plain polarized light बनाने में जो दो फिनोमिना है उसको उनके नाम बताएं। एक फिनोमिना जो है वो selective absorption है और एक हमारे पास है reflection from different surfaces। Would it be advantageous to use blue light with compound microscope? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ब्लू लाइट को क्यों इस्तेमाल करते हैं? हमारे पास डिफरेंट कलर विजिबल लाइट के ये हैं विब गोयर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर आप रेड से वायलेट की तरफ जाएं तो एनर्जी बढ़ती है, वायलेट से रेड की तरफ जाएं तो वेवलेंथ बढ़ती है। रेड की वेवलेंथ सबसे कम है, तो अगर आप ऊपर जाते हैं तो वेवलेंथ कम होती है। ब्लू लाइट जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट है। अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि वेवलेंथ कम होने की वजह से रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ब्लू लाइट जो है वो लेस डिफ्लेक्ट होती है और हमें जो इमेज है वो क्लियर नज़र आता है। हम इमेज या ऑब्जेक्ट की फाइन डिटेल को स्टडी कर लेते हैं। तो यही आंसर, इसका आंसर है एज
Blue light of short wavelength which produce less diffraction and hence increase the resolving power. That is why more detail of the object can be seen with use of the blue light. Write down three major component on which fiber optic communication system consist. तीन जो हमारे पास सिस्टम बताने हैं कम्युनिकेशन के फाइबर ऑप्टिक्स में। आपको पता है फाइबर ऑप्टिक्स में हम सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के थ्रू भी जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं और मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स से भी हम कर सकते हैं। Why is the average velocity of the molecule in a gas is zero when the average of square of the velocity is not zero? हमें पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर में मूव कर रहे होते हैं वह x और x डैश एक्सिस में इक्वल होते हैं, y और y डैश में भी इक्वल होते हैं और z और z डैश में भी इक्वल होते हैं। आपको पता है x डैश में जो मॉलिक्यूल जा रहा है और x डैश x एक्स एक्सिस की तरफ जो मॉलिक्यूल जा रहा है और एक्स डैश की तरफ जो जा रहा है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उनकी वेलोसिटी कैंसिल हो जाती है, उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी। लेकिन अगर आप उसका स्क्वायर ले लें उनकी वेलोसिटीज का तो उस वक्त आप देखेंगे कि जो नेगेटिव वेलोसिटी है उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और उस एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर जो है उसका आंसर जीरो नहीं आता। इसलिए हम एवरेज वेलोसिटी नहीं लेते बल्कि एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर ले लेते हैं जो कि जीरो आंसर नहीं आता। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू द एटमॉस्फेयर? यस। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं कर सकते ऐसा। क्यों? क्योंकि हीट इंजन का काम ये होता है कि ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जिसको हॉट बॉडी या हॉट रिजर्वायर कहते हैं, ये उससे हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और इसका कुछ पार्ट जो है वो वर्क में कन्वर्ट करता है और कुछ जो है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर या कोल्ड बॉडी जो है उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर देता है जिसको हम सिंक भी कहते हैं। ये जो सिंक है ये किसी भी जो बॉडी है जिसमें हीट इंजन लगा हुआ है उसका बुनियादी पार्ट है। लेस जैसे कि गाड़ियों में अगर हम सलेंसर वगैरह ना लगाएं तो गाड़ी जो है वो वर्क नहीं कर सकती। और अगर हम ये कहते हैं कि क्यू नॉट जो है वो हीट इंजन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा सिंक को, तो इसका मतलब क्या होगा कि हीट इंजन सारी हीट जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर या हॉट बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर रहा है उसको 100% वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये तो लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट के अगेंस्ट ही बात हो जाएगी। वो कि अगर हमारे पास Q2 ज़ीरो हो जाए तो उस वक्त जो परसेंटेज एफिशिएंसी होती है वो बराबर होती है 1 माइनस Q2 ओवर Q1 इंटू 100, और यहाँ पे Q2 ज़ीरो होगी तो एफिशिएंसी 100 हो जाएगी। और लॉर्ड केल्विन कहता है कि हीट इंजन की एफिशिएंसी 100 नहीं होती। ये आप पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट है स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। अकॉर्ड आपने स्टेटमेंट बतानी है इसकी। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन टर्म ऑफ एंट्रोपी, इफ अ सिस्टम अंडरगो अ नेचुरल प्रोसेस इट विल गो इन द डायरेक्शन दैट कॉज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस द इन्वायरमेंट टू इंक्रीज। वो कहता है कि अगर कोई भी नेचुरल फिनोमिना हो जाए किसी भी जगह पे तो ये ऑब्वियस है कि उस सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो जाएगी प्लस इन्वायरमेंट की भी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं जो है वो लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। डिफाइन ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर आल्सो राइट डाउन इट्स वैल्यू। ट्रिपल पॉइंट वाटर का क्या है? ये वो पॉइंट है जिसपे जो वाटर है उसकी सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट तीनों स्टेट जो है वो को एग्जिस्ट करें उस सेम एक पॉइंट पे। और ये 273.16 केल्विन वो टेम्परेचर है जिसपे वाटर की तीनों स्टेट सॉलिड जो है वो जो कि आइस की स्टेट में होता है और लिक्विड वाटर और वाटर वेपर तीनों ही एग्जिस्ट करते हैं। इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट है 273.16 केल्विन। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव पार्ट। इसके आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन देखें। आप देखें 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 आए लेकिन आपको ये सारे तैयार होने चाहिए। देखें आए कैसे, इनकी स्टेटमेंट जो है उसको देखें और आप इनको तैयार करें। डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, आल्सो राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और चैप्टर नंबर 3 का ये न्यूमेरिकल आया। फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल टू थ्रो 40 मीटर पास, व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। नेक्स्ट जो है वो 6 क्वेश्चन आया हुआ है। प्रूव दैट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड एंड व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया था अभी आया, ये नेक्स्ट भी आ सकता है। आपने इसको भी बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। और ये न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट शुड बी द ऑर्बिटिंग स्पीड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट 900 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में डॉपलर इफेक्ट आया हुआ है।
और सिंपल पेंडुलम का न्यूमेरिकल। और क्वेश्चन नंबर 8 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, आपने इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को ड्राइव करना है। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का न्यूमेरिकल आया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 9 में बर्नौलीज़ इक्वेशन जो है उसको स्टेट और प्रूफ करना है। और क्वेश्चन नंबर जो है वो बी जो है वो न्यूमेरिकल आया हुआ है लास्ट चैप्टर नंबर 11 का। और ये न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये पूरा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी देखें, अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लास्ट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।